पहले आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। इस बार कुछ चेंजेस आए हैं। 12th क्लास का जो टॉपिक पहले थे, कुछ टॉपिक उनको हटा दिए गए और कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। तो 12th क्लास में आप लोगों के पास 3 यूनिट इस बार हैं, पहले जबकि 4 यूनिट थी, 1 यूनिट कम हो गई है। और आपकी ये जो पाइथन वाली यूनिट है, इसमें 30 मार्क्स होते थे, जो कि अब 40 मार्क्स हो गए हैं। उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स है, जो आपने पहले 11th क्लास में तो नहीं पढ़ा हुआ, ये 10 मार्क्स वेटेज रखता है। डाटाबेस मैनेजमेंट है, जो 20 मार्क्स रखता है। ये आपने अभी पढ़ लिया है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि 11th क्लास में आपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसक्यूएल की कमांड आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। और इससे पहले ये 15 मार्क्स का वेटेज होता था सिर्फ, लेकिन अब ये वेटेज 20 मार्क्स का हो गया, जो काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए बाद में। बाकी जहाँ तक कोर्स के टॉपिक्स की बात है, टॉपिक्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं। बाकी वही चेंजेस जो हैं, क्योंकि आपको पहले तो ये कंटेंट नहीं पता है, तो आपको चेंजेस के बारे में भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार टॉपिक्स की शुरुआत की बात करूं, तो रिवीजन ऑफ द बेसिक ऑफ पाइथन कवर्ड इन क्लास 11th। तो देखिए, पहला टॉपिक जो है आपको ये कह रहा है कि आपने जो 11th क्लास में पढ़ा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। 11th क्लास में पढ़ा हुआ सारा कंटेंट आपसे पूछा जाता है। एक पूरा क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, एक पूरा क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनता है। 15 मार्क्स, 12-15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो वो सारे कंसेप्ट आपको आगे भी हेल्प करते हैं। तो सबसे मेन टॉपिक आपका यही रहता है शुरू में, कि आपको सारी चीज़ें अच्छी से पाइथन की क्लियर होनी चाहिए, और जो आपने 11th में पढ़ा है वो क्लियर होना चाहिए। और साथ साथ अभी तो आपका पेपर CS का भी रहता है। अगर पेपर फिर से किया जाता है तो उसके लिए भी आपको ज़रूर इस टॉपिक, मतलब कि आपको पूरे पाइथन का जो कंटेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा फंक्शंस नए ऐड हुए हैं, मतलब फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। नए ऐड का मतलब है यहाँ पर कि 12th क्लास में आपको पढ़ने हैं, आपको 11th क्लास में ये नहीं थे। फाइल हैंडलिंग पढ़ना है आपको। टेक्स्ट फाइल किस तरह के से हैंडल की जाती हैं, बाइनरी फाइल किस तरह से हैंडल की जाती हैं, CSV फाइल क्या होती हैं, पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज़ को किस तरह से हैंडल किया जाता है। रिकर्शन एक टॉपिक है, वो आपको इसमें करना है। And you have to just do algorithm, idea of algorithm, how to write the programs, how the programs can be written best way, what is the idea of efficiency behind the programs. This is the topic. And further you have to just do the data structures and small operations of data structures like stack और queues के ऊपर आपको दो ऑपरेशन जो है, दो ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस टॉपिक जो आपको मैंने बताया अभी, जो आपके सामने है, इनका 40 मार्क्स वेटेज रखा गया है। तो मैं अगर कहूँ तो ये आसान हो गया है काफ़ी पहले से, क्योंकि पहले इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स मौजूद थे जैसे जेंगो है, और एक मैटप्लॉटलिब है जो ड्रॉ के लिए, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता था, वो इसमें से हटा दिए गए हैं। और उसके बाद ये टॉपिक कम भी हो गए हैं और इजी भी हो गए हैं आई थिंक। बाकी चलिए, जब पढ़ेंगे तो हम और ज़्यादा बेटर जानेंगे इनको। इसके अलावा आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स, और कंप्यूटर नेटवर्क्स की जहाँ बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, आपने पहले पढ़ी हुई हैं वही चीज़ें, और आप अक्सर अपने आसपास ये सब चीज़ें देखते हैं। जैसे अब आजकल हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के यूज़ में हम 4G यूज़ कर रहे हैं, 3G यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने FTP पढ़ा है, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को फाइल सेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम RJ कनेक्टर यूज़ करते हैं। तो दीज आर द सम टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी इन यूज़ एंड दे आर जस्ट सराउंडिंग यू। आप इन्हीं चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो ये टॉपिक्स आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं करेंगे, परेशानी नहीं आएगी। E-कॉमर्स आप जानते हो कि आप जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, शॉपिंग करते हो, तो वो E-कॉमर्स के ज़रिए ही होती है। तो ये क्या है, कैसे हमारी हेल्प कर रही है, ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। कौन सी ऐप्स हैं जो आप यूज़ करते हो, कर सकते हो, ये इसके अंदर पढ़ा जाएगा। उसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट जो आपने पहले भी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपके अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस बहुत हार्ड नहीं रहा है। अब इस चेंजेस के बाद और ज़्यादा आसान हो गया मैं कहूँगा, और काफ़ी स्कोरिंग हो गया, यानी कि आप थोड़ा मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो बाकी मेहनत आपको मैंने जैसे 11th क्लास में भी कहा था, आपको मेहनत लगातार करनी होगी, लगातार टच में रहना होगा, लगातार पढ़ना होगा, देन आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ ये सोच के कि ये टॉपिक्स ईजी हैं, मैं कर लूँगा या कर लूँगी,
सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो चलिए, अगर हम फिर से बात करें कि कंटेंट्स जो आज हमें पढ़ने हैं उनकी, तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि पहली चीज़ जो पहले सबसे आपको करनी है मैं उसी से लेता हूँ। हालांकि हम अगले टॉपिक से भी शुरू कर सकते हैं, फंक्शंस से भी, लेकिन एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है मैं सोचता हूँ। और हमें जो क्लास 11th में हमने पढ़ा है उसकी एक बार जानकारी होनी चाहिए, उसका हमें एक बार एक रिवाइज डिटेल देख लेनी चाहिए। तो रिवीजन पर मैं आऊँगा और शुरू करूँगा। कंटेंट्स हमारे कहाँ से हम लेंगे कंटेंट्स, देखिए एक स्लाइड्स में आपसे शेयर भी करूँगा गूगल के थ्रू, और इसको आप डाउनलोड करके इससे ही रिलेटेड मैं कुछ असाइनमेंट भी बाद में कोशिश करूँगा कि डालूँ, ताकि हमारा ये इंटरेक्शन बेटर हो सके और मुझे भी पता लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए, आपकी सबसे पहले शुरुआत की अगर बात करें तो ये स्लाइड जो है नेहा त्यागी मैम है हमारे KV5 में, उनकी है, तो उनकी स्लाइड में आपसे शेयर कर रहा हूँ और उसी के थ्रू हम लोग कंटेंट्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पाइथन के इंट्रोडक्शन, आप लोगों से इंट्रोडक्शन की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और आपको पता है कि पाइथन 2 मोड में काम करता है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिव मोड में। पाइथन के अंदर इंटरेक्टिव मोड जो है वो मोड है जिसके अंदर आपके पास 3 एरो आ जाते हैं, आपको पता है। जैसे अगर मैं आइडियली आपको अपने सिस्टम पर खोल के दिखाऊं, तो दिस पर्टिकुलर आइडियली जब खुलेगा तो इसके अंदर ये जो सिस्टम है, ये जो आपके पास इंटरफेस है, लाइक आई विल राइट प्रिंट एंड इफ आई विल राइट हेलो, तो दिस पर्टिकुलर इंटरफेस is in working in interactive mode. On the other hand, if I will open a file and that file which is already written by my, I'm just opening that file, so this is a file, I can run this file by just going to run and run module. Okay, so this particular mode of working of Python is known as scripting mode, because I have just written a script, I have just given the commands and I can run this command by just clicking on the run option. Okay, so these are the already, you know, these are the things you already know and you are working on it. So these are the 2 modes first of all. Then in Python, you know that we can work upon various options in Python. GUI application we can create, we can do with web applications. हालांकि आपके पास ये सारे कंसेप्ट जो हैं मतलब बेसिक कंसेप्ट हैं, क्योंकि आपके पास तो ये सारी चीज़ें आप बनाते नहीं हैं, लेकिन हो सकती हैं पाइथन के अंदर, की जा सकती हैं। गेम्स डेवलप की जा सकती हैं, हम DBMS एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। DBMS एप्लीकेशंस आप लोग बनाएंगे क्योंकि एक प्रोजेक्ट आप लोगों को करना है, तो DBMS एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी होगी। एंड स्क्रिप्टिंग आप लोग करते ही हो, तो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू इन पाइथन। देन पाइथन ए कंप्यूटर लैंग्वेज, लिमिटेशन क्या है इसकी, वास्ट यू दिस बेसिकली सॉरी इट इज़ नॉट ए फास्ट लैंग्वेज। ये बाकी लैंग्वेजेस जो जावा है यहाँ, क्योंकि वो जो है इंटरमीडिएट कोड क्रिएट करती है जावा लैंग्वेज, तो उसकी तरह ये लैंग्वेज जो है ऐसा नहीं करती, तो इसलिए उतनी फास्ट नहीं है। तो काफ़ी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनसे ये फास्ट है, लेकिन सभी लैंग्वेजेस से फास्ट नहीं है, तो एक कॉन्स के रूप में इसको डाला गया है कि फास्ट लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि फास्टेस्ट नहीं है ये लैंग्वेज। दैन लाइब्रेरी, बाकी हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता इसको, क्योंकि जो हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं, छोटी सी एप्लीकेशंस होती हैं हमारी, तो उसमें उन चीज़ों का ज़्यादा अहमियत हमारे पास नहीं रहती। लाइब्रेरीज़ आर वेरी लेस, अगर हम कंपेयर करें जावा से तो इसकी लाइब्रेरी की थोड़ी कम है। हालांकि सफिशेंट लाइब्रेरीज मेरे को लगता है कि हैं, जो आप लोग अगर सीखें और डाउनलोड करके यूज़ करें तो काफ़ी काम इसमें, आप काफ़ी तरह के काम आप इजीली इसमें कर सकते हो। इट इज़ वीक इन टाइप बाइंडिंग, ये मुझे इसकी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि आप पाइथन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उसकी टाइप आपको क्रिएट नहीं करनी होती, तो इसलिए ये टाइप बाउंड नहीं है, तो ये थोड़ी सी इसकी ड्रॉबैक कही जा सकती है। बाकी इट इज़ नॉट ईजी टू कन्वर्ट इन सम अदर लैंग्वेजेस, तो एक कोड को आप दूसरे किसी कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। अब अगर बात करें पाइथन के बारे में आगे कंटेंट्स की, तो जैसे कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो उसके बेसिक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसको हम लेक्सिकल यूनिट बोलते हैं, सबसे सब पार्ट जो होता है लैंग्वेज का, कोड का, तो जैसे हमारे कोई लैंग्वेज हो तो उसमें उसको हम वर्ड के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर उसको टेक्निकल नाम जो है उस पर्टिकुलर वर्ड का, जो किसी दूसरी लैंग्वेज में वर्ड या हिंदी में हम लोग शब्द बोल देते हैं, उसका टेक्निकल नेम
किसी लैंग्वेज के अंदर यानी कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टोकन हो सकता है। तो टोकन जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ ए लैंग्वेज विच इज़ बेसिक smallest component, smallest unit in a program. These smallest unit of a program can be further categorized into keyword. It can be identifier, which can be known as a names also. It can be literal. Literals are basically values. Like you have your name as a value. Your आपका नाम जो है करण, that is a value. आपकी एज जो है दैट इज़ मतलब आपकी एज 16 साल है, 17 साल है, 15 साल है, तो दैट इज़ अ वैल्यू। सिमिलरली यू हैव ए मनी अमाउंट, आपके पास है कुछ, तो वो एक वैल्यू है। देन कंटेंट, आपके पास जो नेक्स्ट लेक्सिकल यूनिट हो सकती है वो ऑपरेटर हो सकता है। ऑपरेटर जो है ऑपरेशन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। वेरियस ऑपरेशंस कैन बी देयर व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम। कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, कोई रिलेशनल ऑपरेटर हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन हो सकती है। देन कम्स द पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स जो हैं हमारे पास सब जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको सब डिवाइड करने के लिए, जैसे कोमा आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स को सब डिवाइड करने के लिए डॉट यूज़ करते हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स जो आपके सब पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, पंक्चुएटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन अगर हम शुरुआत करें कीवर्ड्स के, तो आपको पता है कि कीवर्ड्स आर सम स्पेशल वर्ड्स, दे हैव देयर प्री डिफाइंड मीनिंग, और उस मीनिंग के अलावा इनको किसी और पर्पज से यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसमें से कुछ कीवर्ड्स आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, कुछ आप इस क्लास के दौरान देखेंगे, उनको समझेंगे। जैसे फॉर है, फॉल्स है, क्लास आप लोगों के टॉपिक क्लास नहीं है, फाइनली है, इज़ है, रिटर्न है। तो कुछ कीवर्ड्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं और कुछ कीवर्ड्स आपके इस क्लास के दौरान और पढ़ाए जाएंगे, आप उनका यूज़ पढ़ेंगे। तो बेसिकली कीवर्ड स्पेशल वर्ड्स हैं, उनको उन्हीं पर्पस से यूज़ किया जा सकता है, उस पर्पस के अलावा इनको किसी दूसरे पर्पस से यूज़ नहीं किया जा सकता। और केस सेंसिटिव होते हैं। आप अगर केस सेंसिटिव मतलब अगर आप किसी को स्मॉल में लिखेंगे तो कीवर्ड स्मॉल में ही होगा, कैपिटल में लिखोगे तो उस केस में कैपिटल कीवर्ड के रूप में उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉल्स का एफ कैपिटल होता है, ट्रू का टी कैपिटल होता है। ये दो कीवर्ड जो हैं थोड़े से अलग हैं, बाकी सारे कीवर्ड जो हैं वो सिर्फ स्मॉल में होते हैं। आइडेंटिफायर नेक्स्ट। आइडेंटिफायर से हमारा मतलब है प्रोग्राम के अंदर जो सब पार्ट्स हैं, कोई वेरिएबल है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्लास है, फंक्शन है, इन चीज़ों को हम जो नाम देते हैं अपने प्रोग्राम के सब पार्ट्स को, वेरिएबल्स को जो हम नाम देते हैं, इन नाम्स को हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। जैसे आप लोगों को कोई ना कोई नाम है आप लोगों का जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो प्रोग्राम के हिस्से, प्रोग्राम के कंपोनेंट जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को जो नाम हम लोग डिसाइड करेंगे, दे कैन बी नोन एज आइडेंटिफायर। तो बेसिकली एक आइडेंटिफायर, जैसे नाम हम लोग जब बनाते हैं तो हम कुछ रूल फॉलो करते हैं। हमारा नाम जो है एक वैलिड नेम लगना चाहिए, होना चाहिए। तो कंप्यूटर में भी उसी तरह से नाम रखने के कुछ रूल हैं, तो वो रूल आपको पता है ऑलरेडी। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि नाम जो है उसमें आप लेटर और नंबर यूज़ कर सकते हैं। एक स्पेशल लेटर जो हो सकता है अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं आप, और लोअर केस और अपर केस में डिफरेंस होगा, यानी कोई चीज़ अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो और कोई चीज़ अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो तो दोनों जो है डिफरेंट मानी जाएंगी, डिफरेंट होंगी। लेंथ ऑफ ए आइडेंटिफायर इज़ अनलिमिटेड। यहाँ पाइथन के अंदर इस नाम की लेंथ की कितने लेटर उसमें लिए जा सकते हैं, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कितने भी लेंथ का ले सकते हैं। देन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज, तो वो तो सीधी सी बात है कि जब कीवर्ड का पहले से ही कोई मीनिंग डिफाइंड है तो उसको हम किसी दूसरे मीनिंग यानी आइडेंटिफायर के रूप में किसी चीज़ को नाम देने के लिए यूज़ नहीं कर सकेंगे। देन स्पेस एंड स्पेशल सिंबल्स आर नॉट परमिटेड। कीवर्ड के अंदर कोई स्पेस नहीं छोड़ा जा सकेगा, कोई स्पेशल सिंबल यानी कि अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं लगाया जा सकता। सम वैलिड एक चीज़ आपको और साथ में बता दूं कि कीवर्ड जो शुरू हो सकते हैं वो अंडरस्कोर से या आपका स्पेशल जो आपके लेटर्स होते हैं मतलब लोअर केस या अपर केस लेटर्स, उनसे शुरू हो सकते हैं। जो आपका आइडेंटिफायर है वो डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, कुछ वैलिड नेम, जैसे माई फाइल दैट इज़ ओके, डेट 9, दीज आर द वैलिड नेम्स। इनवैलिड ये कैसे हो गया, क्योंकि इसके अंदर बीच में हमारे पास हाइफन यूज़ किया गया है जो कि वैलिड नहीं है। 29 कलर, ये 2 से शुरू हो रहा है इसलिए इनवैलिड है। ब्रेक एक कीवर्ड है इसलिए इनवैलिड है। माई डॉट फाइल, डॉट नहीं यूज़ किया जा सकता इसलिए इनवैलिड है। तो ये हो गए कीवर्ड। देन कम्स लिटरल एंड वैल्यूज़। लिटरल और वैल्यूज़, बेसिकली लिटरल जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया,
लिटरल से मतलब होता है कि जस्ट एक प्रोग्राम का वो कंटेंट जो कोई वैल्यू रखता है, या वैल्यू बेसिकली जो है लिटरल के रूप में हम कह सकते हैं। अब लिटरल डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। जैसे मैंने आपका अभी कहा कि एज जो है एक इंटीजर वैल्यू है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एज में से अगर 2 साल कम करेंगे तो हम कहेंगे कि मतलब 15 साल की एज है, उसमें से 2 साल कम करें तो 13 साल, मतलब छोटा जो हुआ 13 साल का वैल्यू। अब आपका जो दूसरी तरफ नाम है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, बिकॉज इट इज़ हैविंग जस्ट सम करेक्टर्स, एंड कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स इज नोन एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो वैल्यू जो है बेसिकली कई तरह की हो सकती हैं। जैसे आज की डेट एक वैल्यू है, आज एक डेट जो है वो 5 अप्रैल 2020 है, तो दिस इज़ अ वैल्यू। सिमिलरली आज स्पेसिफिकली अगर मैं टाइम की बात करूं तो वो एक वैल्यू है। अगर मैं कुछ और कंटेंट लूं अपने नाम की बात करें तो दैट इज़ अ वैल्यू। तो स्ट्रिंग के रूप में वो हो सकती है, न्यूमेरिक के रूप में वो वैल्यू हो सकती है, बुलियन वैल्यू जो है वो भी वैल्यू हो सकती है, जब हम ट्रू या फॉल्स के रूप में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू जो है नन, यानी जब कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो पाइथन हमें एक स्पेशल वैल्यू प्रोवाइड करता है, वैल्यू का एक कह सकते हैं आप कीवर्ड फॉर्म में प्रोवाइड करता है हम लोगों को, जिसको हम नन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लिटरल्स की कलेक्शन जो है वो बन सकती हैं, जो कि लिस्ट, टपल या डिक्शनरी वगैरह के रूप में रखी जा सकती हैं। तो बेसिकली वैल्यू जो है दैट इज़ उसका एक रिप्रेजेंटेशन का वे है, वो हमें ध्यान रखना होगा। जैसे स्ट्रिंग आप देख रहे हो तो डबल कोट्स में लगा हुआ है। इसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यू जहाँ यूज़ करनी होगी तो वो आपकी कोट्स वगैरह में नहीं आएगी। यहाँ ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक फ्लोट वैल्यू है, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ट्रू एंड फॉल्स जो है वो बुलियन वैल्यूज़ हो गई। इस पर भी आप देख सकते हो कि कोई किसी तरह के डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में इसको नहीं रखा गया है। देन कम्स स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब आपका यही टाइप जो आपने पढ़ रहे थे हम लोग लिटरल, तो उसके अंदर से स्ट्रिंग की डिटेल थोड़ी और आ रही है। तो स्ट्रिंग बेसिकली जब हमको लिखना होगा तो स्ट्रिंग इज कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स विच आर बीन एनक्लोज्ड विद इन द सिंगल और डबल कोट्स। और सिंगल कोट्स के अंदर भी रख सकते हो, डबल कोट्स में भी रख सकते हो। तो जैसे यहाँ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, तो 2 तरह से इसको बनाकर दिखाया है। आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हो तो आप एक स्ट्रिंग को लिखने के बाद उसके बाद आप स्लैश यूज़ करेंगे अगर, तो स्लैश के बाद आपकी जो नेक्स्ट होगी कंटिन्यूशन माना जाएगा उस स्ट्रिंग का, और जस्ट उस लाइन नेक्स्ट लाइन में जहाँ पे भी आप उसको ख़त्म करते हैं वहाँ तक वो स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग होगी। दूसरी तरफ अगर आप उसको 3 सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हैं, रख देते हैं, तो तब भी वो मल्टीलाइन स्ट्रिंग बन जाता है। तो इस तरह से स्ट्रिंग जो है मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्रिएट किया जा सकते हैं। देन कम्स न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो होती हैं जो कि आपकी इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स के रूप में हो सकती हैं, तो उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपके डेसिमल इंटीजर जो होते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, जो हम काउंटिंग में मतलब काउंटिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम जो ज़्यादातर डेली लाइफ में काउंटिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें इंटीजर हम यूज़ करते हैं, तो ये आपका डेसिमल इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। देन अगर हम ऑक्टल, क्योंकि कंप्यूटर कुछ और नंबर सिस्टम्स को भी जानता है, यूज़ करता है, तो इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा भी था, तो वो अगर रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को तो उसे 0 से शुरू करना होगा, क्योंकि 17 जो है इट कैन बी इन डेसिमल आल्सो, लेकिन हाउ इट कैन बी जस्ट डिफरेंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल, क्योंकि 17 जो है ऑक्टल में कुछ और वैल्यू रखेगा। तो हमें कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि ये ऑक्टल वैल्यू है ना कि डेसिमल वैल्यू है, हमें उसे 0 से शुरू करना होगा। सिमिलरली कोई हेक्साडेसिमल नंबर लेना है तो हमें 0x से शुरू करना होगा। देन फ्लोट नंबर जो हैं, फ्लोटिंग नंबर कंटेंट होते हैं, डॉट या डेसिमल उनके बीच में उनको सेपरेट करने के लिए लगाया जा सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें ई होता है, ई से पहले जो आपका मेंटिसा पार्ट होता है और इधर वाले पार्ट को एक्सपोनेंट पार्ट बोलते हैं। तो इनके कम्बिनेशन से भी जो है ये बनता है। दिस इज अ साइंटिफिक नोटेशन ऑफ फ्लोटिंग नंबर्स। देन कम्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपका मैथ के अंदर जैसे आप जानते हैं ओएटा वैल्यू को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपके पास फैसिलिटी है कि पाइथन के अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली बुलियन वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली आपको ट्रू लिखना है तो टी कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स लिखना है तो फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए।
इसके अलावा स्पेशल लिटरल्स होते हैं जिसमें नॉन जो है दैट इज़ ए स्पेशल लिटरल। तो और भी लिटरल्स हम डिटेल में देख सकते हैं, हम जब बुक देखेंगे तो कुछ अगर समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। देन ऑपरेटर्स नेक्स्ट कैटेगरी है लेक्सिकल यूनिट्स की। तो ऑपरेटर्स नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर हम लोगों के पास क्या है, आपको पता है कि आप जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो किसी वेरिएबल के ऊपर, किसी कंटेंट, किसी वैल्यू के ऊपर, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने बात की कि लिटरल जो होती हैं दे आर वैल्यूज़, एंड वैल्यूज़ के ऊपर, वैल्यूज़ को हम ऑपरेंड जब हम एक एक्सप्रेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उनको हम ऑपरेंड के नाम से जानते हैं। यहाँ आइडेंटिफायर भी, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है, तो यहाँ आप ये देख रहे हो जो ए और बी, तो दीज आर आइडेंटिफायर, दे मे हैव सम वैल्यू, बिकॉज हम लोग वैल्यू को सीधा हमेशा न लिखें ऐसा कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि अगर हम 25 लिख रहे हैं तो 25 विल बी ए वैल्यू, लेकिन अगर उस 25 की बजाय हम उसे सी के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट दैट एज सी। यहाँ पर ए और बी जो है किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की बजाय, या मतलब उस वैल्यू को यहाँ सीधा लिखने की बजाय हमने उन्हें उनका जो रिप्रेजेंटेटिव नेम है वो यहाँ यूज़ किया है। तो यानी ए एंड बी आर सम आइडेंटिफायर विच इज़ हैविंग सम वैल्यू इन इट। ओके, तो इसको हम वेरिएबल भी जानते हैं, वेरिएबल के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है इस नाम की वैल्यू यानी ए के अंदर जो कंटेंट है वो बाद में चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए ये वेरिएबल होता है। तो बेसिकली ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटर का मतलब है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल हमें पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से सिंबल, वैलिड सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑपरेशंस तो आपको पता है बेसिकली, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जैसे मैथ के ऑपरेशंस होते हैं। तो अच्छी बात यह है कि पाइथन के अंदर वो सारे ऑपरेशन जो हैं उन्हीं ऑपरेटर से चल जाते हैं जो ऑपरेटर आप जानते हो, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो ऑपरेटर आपने पढ़े हैं। डिवीज़न के लिए आपको जो है यूज़ करना होता है स्लैश, उससे आप लिख सकते हो। तो ऑपरेटर्स आपने देखे। देन पंक्चुएटर्स, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि पंक्चुएटर्स आर सम, मतलब यू कैन से प्रोग्राम के हिस्सों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, उसको सिंथेटिकली और सिमेंटिकली सिग्निफिकेंट रखने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, जिनको हम पंक्चुएटर्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे कोमा है, हैश है, स्लैश है, पैरेंथेसिस हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो दीज आर द पंक्चुएटर्स विच जस्ट मेक द प्रोग्राम मोर सिमेंटिक एंड सिंथेटिकली ओके। तो दीज कैन बी यूज्ड। आपको आपने पढ़ा देखा भी है कि जब आप टपल वगैरह डिज़ाइन करते हो तो आप कोमा से एलिमेंट्स को सेपरेट करते हो। आप जब लिस्ट डिज़ाइन करते हो तो आप उसके एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हो। आप जब डिक्शनरी लेते हो तो डिक्शनरी के एलिमेंट्स को आपको करली ब्रैकेट्स में रखना होता है। तो इनका अपना अपना अलग अलग जगह पर यूज़ है, जो आगे चलकर कुछ आपने पहले सीख लिया और आगे चलकर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी तो ये भी आपको बताए जाएंगे। तो ये भी प्रोग्राम के अंदर एक लेक्सिकल यूनिट सेपरेट की जा सकती है। तो इसीलिए ये लेक्सिकल यूनिट किसके अंडर आती है? पंक्चुएटर्स के अंदर। तो बेसिकली हमने देखा आज अभी इसके टॉपिक्स में हमने देखा कि बेसिकली आपके प्रोग्राम के जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट हैं उनको हम टोकन कहते हैं, और उन टोकन्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं ऑपरेटर के रूप में, न्यूमेरिक लिटरल्स के रूप, मतलब आपके लिटरल वैल्यूज़ के रूप, लिटरल वैल्यूज़ के रूप में, आइडेंटिफायर के रूप में, कीवर्ड्स के रूप में, और ऑपरेटर्स के रूप में। तो देन इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है डाटा टाइप्स का, क्योंकि अभी हमने लिटरल्स की जब बात की थी तो लिटरल के अंदर हमने देखा कि लिटरल इज़ अ बेसिकली वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब वो किस टाइप की होगी, कैसी वैल्यू हमें चाहिए, जैसे मैंने डेट के एग्जांपल आप लोगों को दिए थे, मैंने आपके पास ट्रू फॉल्स के वैल्यूज़ की बात हमने की, हमने इंटीजर्स की बात की। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज सपोर्ट करता है हमारा पाइथन जो है, किस किस वैल्यू को सपोर्ट कर सकता है, किस किस तरह की वैल्यू हमारे पास हो सकती हैं। तो इस कंटेंट के अंदर हम लोगों को यही देखना होता है कि विच आर द डिफरेंट डाटा टाइप्स विच आर अवेलेबल विद इन द पाइथन। तो हम लोगों को नंबर अगर रिप्रेजेंट करना है तो दैट इज़ अवेलेबल विद इन द डाटा टाइप लिस्ट ऑफ द पाइथन। स्ट्रिंग इज़ अवेलेबल, वी शुड नो कि इनको लिखना कैसे है, वो अभी मैंने ऊपर भी बता दिया, फिर से ये आ रहा है। लिस्ट हम लोगों को पता है, पहले पढ़ चुके हो आप, लेकिन
कैसे बनेगी और डिटेल इसी आगे डिटेल्स आएगी इसी स्लाइड्स में जब हम इसको रिवाइज करेंगे आगे। टपल्स भी आपको पता है, टपल्स जो है किस्म से कलेक्शन है वैल्यूज़ की, लिस्ट भी एक कलेक्शन है, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे। डिक्शनरी के रूप में भी ये डाटा टाइप्स हो सकते हैं। डिक्शनरी भी एक वे है डाटास को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें की वैल्यू सेट के रूप में कंटेंट्स जो हैं होते हैं। तो ये आपके पास चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम इसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखें तो आपके जो कोर डाटा टाइप्स हैं उनका एक ग्राफिकल व्यू जो है कुछ इस तरह का बनता है। नंबर्स कैन बी इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कॉम्प्लेक्स, और इंटीजर फर्दर बुलियन सब पार्ट हो सकता है उसका। सीक्वेंस में स्ट्रिंग, टपल या लिस्ट हो सकती है। एंड मैपिंग फॉर्म जो है वो आपकी एक सबसे डिक्शनरी उसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये की वैल्यू सेट के रूप में होती है। तो कुल मिला के ये आपकी डाटा टाइप्स में आ गए। देन आपके उन डाटा टाइप्स से जो बनती हैं चीज़ें, जिनको जो आप वैल्यूज़ आप लेके चल रहे थे, उनको आपने स्टोर किस में किया? वेरिएबल्स में। अभी जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि बी और सी जो है दे आर वेरिएबल, दे आर नेम, दे आर कंटेनिंग सम कंटेंट, they are containing some value basically, and that value can be changed. So variables may hold something, and that value is not permanent to that variable, that can change with later on. We can just do some calculation on those values, and that value can be other value after some calculation work. So for example, suppose you have a variable a. Here a is a variable and it is containing 10 as a value. So if you will see it as a reference content, because basically this 10 will be stored somewhere in the memory, and that memory location will be known as a, because लो लेवल प्रोग्रामिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हम मेमोरी के एड्रेस को याद नहीं रख सकते, लेकिन हम ए को याद रख सकते हैं। हम लोगों के सामने ए नाम याद रखना हम लोगों के लिए इजी है, जबकि अगर कंप्यूटर के मेमोरी एड्रेस की बात करें तो वो याद रखना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपके पास जो वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ का रिलेशन है वो कुछ इस तरह का बनता है। तो रेफरेंस वेरिएबल ये जो है दैट इज़ ए रेफरेंस वेरिएबल, दैट इज़ ए नेम, इट इज़ कंटेनिंग और इट इज़ हैविंग और होल्डिंग और रेफरिंग टू ए वैल्यू विच इज़ एन ऑब्जेक्ट बेसिकली इन पाइथन। तो पाइथन में कुछ रिलेशन इस तरह का है कि एक ऑब्जेक्ट 10 जो है, यानी कि कंटेंट जो है 10, वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। उस ऑब्जेक्ट को हम किस नाम से जान रहे हैं? फिलहाल ए के नाम से जान रहे हैं। हम अगर कोई दूसरी स्टेटमेंट लिखें जिसमें b इज इक्वल्स टू 10 रखें, तो उसके इसमें b यानी उसी ऑब्जेक्ट के लिए, यानी 10 एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके लिए एक और नाम बन जाएगा b, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो हमारे पास हमेशा एक ही है, एक वैल्यू के लिए, एक ही टाइप की वैल्यू के लिए एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन रेफरेंस उसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसमें एक ही रेफरेंस से साथ उसको शो किया गया है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो मैं जिसकी बात कर रहा था वो चीज़ आ भी गई। तो यहाँ आपके पास वही ऑब्जेक्ट 10 था, उसके ए एक रेफरेंस ऑलरेडी जैसे पीछे आपने बनाया हुआ था, बी रेफरेंस अब नया एक क्रिएट कर दिया गया। सिमिलरली टर्नटी एक नया ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको बी रेफर कर रहा है, और सिमिलरली ए, क्योंकि बाद में बी को तो चेंज कर दिया गया, पहले बी को दिया गया था 10, अब बी को दे दिया गया 20, तो बी इज़ नाउ रेफरिंग टू अदर ऑब्जेक्ट, जबकि ए हमारा पुराने वाले ऑब्जेक्ट यानी 10 को ही रेफर कर रहा है। तो हमारे ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारे वहीं के वहीं रह रहे हैं, सिर्फ उनका रेफरेंस डिफर करता है कि उसको रेफ़र कौन कर रहा है। उसको रेफ़र पहले इसी ऑब्जेक्ट को ए और बी कर रहे थे, अब इस ऑब्जेक्ट को फिर से सिर्फ ए कर रहा है और ये दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने लग गया। तो हमारी स्टेटमेंट सिर्फ हमको ये लिखनी होती है, बाकी सब प्रोग्राम सब टास्क जो है आपका पाइथन खुद ही करता है। सिर्फ हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना है जब, तो हमें लिखना है उस वेरिएबल का नाम और व्हाट वैल्यू वी वांट टू स्टोर। तो ये वैल्यू जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाएगी मेमोरी के अंदर, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नेम जो है वो जो हमने दिया होगा वो तैयार हो जाएगा। तो ये रहता है। तो आगे हम लोगों के पास म्यूटेबल इम्यूटेबल डाटा टाइप्स के कंसेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में करेंगे। तो मैं ज़्यादा कंटेंट्स बहुत नहीं लूँगा, अभी नॉर्मल एक शुरुआत के साथ शुरू करेंगे, मतलब थोड़े थोड़े कंटेंट्स के साथ शुरू करेंगे। तो होप करता हूँ कि आप जस्ट इनको एक बार रिवाइज़ करेंगे इन कंटेंट्स को, और उसके बाद मैं आपके साथ एक क्विज़ भी शेयर करूँगा, कुछ क्वेश्चंस शेयर करूँगा जिसको आपको पूरा करके सबमिट करना होगा। और आपको एक जस्ट अपनी गूगल क्लासरूम के साथ भी मैं साथ में आपको लूँगा, तो उसमें आप एनरोल होंगे। अभी फ़िलहाल के लिए थैंक यू, और फिर मिलेंगे। थैंक यू।